आप सभी को बोर्ड सारथी में हार्दिक स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे बिहार बोर्ड द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर का आंसर की। इसमें टोटल आपको 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया गया है। उन सारे 80 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ने के बाद, समझने के बाद आपको पता चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस जो है एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग 1 से लेकर के 40 तक के क्वेश्चन को कवर करेंगे और नेक्स्ट पार्ट में हम लोग 40 से लेकर के 80 तक को कवर करेंगे। इस बार का जो पैटर्न है एग्जाम का, जिसमें फुल मार्क्स आपको कितना रहेगा, 80 मार्क्स का आपका साइंस का एग्जाम होगा। तो चलिए बढ़ते आगे। ये सारे आपको जो निर्देश दिया गया है इसको आप देख सकते हैं। इसके लिए एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें हम लोग सिर्फ और सिर्फ पैटर्न की बात करेंगे। तो इस सेशन में हम लोग पूरा देखेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस को। इसमें टोटल जो आपका एग्जाम में जो 80 क्वेश्चन रहेगा, कितना रहेगा 80, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 80 रहेगा, बट आपको आंसर सिर्फ और सिर्फ 40 क्वेश्चंस का ही आंसर देना है। तो इस प्रकार से टोटल आपका कुल मार्क्स ऑब्जेक्टिव में कितना आएगा, 40 मार्क्स का आएगा 40 क्वेश्चंस के लिए। बट आपके पास 80 क्वेश्चन रहेगा जिसमें से आपको ऑप्शन मिलेगा कि कोई 80 में से कोई भी 40 क्वेश्चंस को आपको बनाना है। अब आप देखेंगे पहला क्वेश्चन से हम लोग सेशन की शुरुआत करते हैं। सारे सेशन, ये जितने भी सेशंस आपको आएगा बोर्ड सारथी में अभी, ये सारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है। तो 4 आपको ऑप्शन दिया गया, हवा, हीरा, शीशा और जल। तो 4 में से किसका अपवर्तनांक यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा है। तो किसका, हीरा का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है इन तीनों से ज़्यादा है। हीरा का कितना होता है 2.42। कितना आपको याद रखना अगर पूछा जाए एग्जाम में। देखिए आपका फाइनल एग्जाम में हुबहू ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना बहुत ही कम है, बट जो ऑप्शन है उससे आप क्वेश्चन फ्रेम कर सकते हैं। यहाँ हीरा की बात किया गया और अपवर्तनांक अधिक की बात किया गया। तो हो सकता है कि आपकी फाइनल एग्जाम में पूछा जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना है। तो हीरा का अपवर्तनांक आपको याद रखना 2.42 है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो ये क्वेश्चन तो आपको नहीं आएगा, बट आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा सकता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी जो होती है हमेशा क्या होती है, नेगेटिव होती है यानी कि ऋणात्मक होती है। और हम लोगों का जो उत्तल दर्पण होगा उसका जो फोकस दूरी होगा, फोकल लेंथ होगा, वो क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव होगा। किसका, उत्तल दर्पण के केस में। बट अवतल दर्पण के केस में क्या होगा, ये ऋणात्मक होगा। तो 2 का आंसर हो जाएगा ए। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर हम लोग देखेंगे कि किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। कोई एक लेंस दिया गया, उसमें आपको बताया जा रहा है कि मुख्य फोकस की संख्या कितना होगा। तो कोई भी लेंस में जो मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, 2। कितना होती है, 2। किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। जैसे यहाँ ये है एक उत्तल लेंस है, तो हम लोग जानते हैं एक इधर होती है F1 और एक इधर होती है F2। तो हम कितना होती है मुख्य फोकस की संख्या, मेन फोकस कितना होती है, 2 होती है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। तो आप सभी जानते हैं और पढ़े होंगे, तो दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का उपयोग होता है। हम लोग दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आप आंसर देंगे। दाढ़ी बनाने के लिए हम लोग अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। किस दर्पण का उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण यानी कि कॉन्केव मिरर का उपयोग करते हैं। अब फिर पूछा गया है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी यानी कि एफ और उसका जो वक्रता त्रिज्या आर है उसके बीच क्या संबंध है। तो हम लोग सभी जानते हैं एफ इक्वल टू क्या होती है, यानी फोकस दूरी जो होती है, फोकल लेंथ इक्वल टू होती है रेडियस बटे 2, यानी एफ इक्वल टू R/2। तो ये आपको संबंध, ये रिलेशनशिप आपको याद रखना है। इसका आंसर हो जाएगा सी। 5 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। जितने भी क्वेश्चंस किया जा रहा है इसको आप ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से देखेंगे, तो आप बोर्ड एग्जाम में आने वाले क्वेश्चंस को अंदाजा लगा सकते हैं कि बोर्ड एग्जाम में आपको किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। बाकी जो चैनल में क्रैश कोर्स चल रहा है उसको आप देखेंगे, बहुत ही जल्द सब्जेक्ट वाइज टोटल स्टडी मटेरियल आपके लिए लाया जाएगा, जहाँ डिटेल्स में आपको बात किया जाएगा हर सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 6 पूछा गया, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी यानी कि कन्वर्जिंग लेंस किसे कहा जाता है। तो हम लोग का जो उत्तल लेंस होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग लेंस बोलते हैं। कि उत्तल लेंस में जब भी कोई प्रकाश आती है तो प्रकाश लेंस से पार होने के बाद इस टाइप से जाता है और ये इस प्रकार से जाएगा, तो एक जगह क्या हो जाएगा, कन्वर्ज होगा, एक जगह क्या होगा, अभिसारी, इसलिए इसको अभिसारी लेंस कहता है। तो आपका बोर्ड एग्जाम में आ सकता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। क्या, अपसारी। तो अपसारी लेंस क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। बट अभिसारी लेंस क्या हो जाएगा, उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस कहते हैं। तो 6 का आंसर क्या हो जाएगा, 6 का आंसर हो जाएगा बी। अब चलिए बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा गया है कि दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य जो होती है वो न्यूनतम होती है। तो दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होती है यानी कि मिनिमम होती है। तो बैगनी रंग का जो तरंगदैर्घ्य होती है वो न्यून होती है, निम्नतम होती है। बट आपका जो रेड कलर है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है, ये भी आप एडेड याद रखिएगा। तो इन सारे मॉडल क्वेश्चन से जो भी क्वेश्चंस फ्रेम हो सकती है उसका सेशन बहुत जल्द लाएंगे चैनल में। तो चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तारों का जो
टिमटिमाना यानी ट्विंकलिंग ऑफ स्टार जो होती है प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है? तो प्रकाश का जो अपवर्तन है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण जो होते हैं तारे टिमटिमाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 आपको क्लियर हो गया। 8 का आंसर हो जाएगा डी। अब क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसमें प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है? 4 ऑप्शन दिया गया, वायु में, निर्वात में, कांच में, या ए और बी दोनों में, वायु और कांच दोनों में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा किस में होती है? निर्वात में। निर्वात में प्रकाश की चाल अगर पूछा जाए कितना होती है तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये आपको पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होती है। तो निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर किलोमीटर में आपको ऑप्शन में पूछा जाए तो 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड, 10⁵ किलोमीटर पर सेकेंड अगर किलोमीटर में आपसे पूछा जाए तो क्वेश्चन नंबर 9 आपको क्लियर हो गया। आपको अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, इसमें कमेंट कीजिए जो भी डाउट है आपको। अब यहाँ आया प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के आपके पास जो है कितने नियम है? 2 नियम है। कितने नियम है? 2। उसी प्रकार से पूछा जा सकता है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? तो प्रकाश के परावर्तन के भी कितने नियम है? 2 नियम है। आपको सब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों को लिखे या परावर्तन के नियमों को लिखे। तो ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी का क्वेश्चन से जो फ्रेम हो सकती है इस मॉडल पेपर से, उसका कंप्लीट प्रिपरेशन टोटल स्टडी मटेरियल आपको दिया जाएगा और क्वेश्चन बैंक में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हम शॉर्ट वीडियो क्रैश कोर्स में अपलोड किए हैं, आप देख सकते हैं इसको। जल विद्युत संयंत्र जो होती है यानी कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट जो होती है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट होती है, वो किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करते हैं? तो डिटेल्स में हम जल विद्युत संयंत्र पर एक वीडियो बनाया है, उसको आप चैनल में जाकर के देख सकते हैं। तो जल विद्युत ऊर्जा जो होती है क्या करती है? स्थितिज ऊर्जा को जो है, जल में क्या होती है? जल में स्थितिज ऊर्जा होती है जब वो स्थिर रहती है, और जब जल गतिमान होती है तो गतिज ऊर्जा रहती है। तो जब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में जो जल होती है उस जल की स्थितिज ऊर्जा को यूज किया जाता है विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा गया कि जलता हुआ मोमबत्ती क्या करती है? तो जलता हुआ मोमबत्ती जो है रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है, क्योंकि मोमबत्ती क्या है? रसायन का बना हुआ है, तो वो रासायनिक ऊर्जा से लाइट प्रोड्यूस करती है। इसलिए जो क्या पूछा गया? मोमबत्ती। तो मोमबत्ती क्या करता है? रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदलती है। देखिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। अगर कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से हवा की तरह उड़ा के ले जाएंगे आप। कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान, सिरों के बीच जो विभवांतर है उसका मान जो है विद्युत वाहक बल की तुलना में क्या होती है? तो कम होती है। क्या होती है? वो कम होती है। तो आप इसको ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर जाते हैं हम लोग। प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ा जाता है। तो अगर प्रतिरोध का मान बढ़ाना हो तो प्रतिरोधकों को किस क्रम में जोड़ेंगे? सरणी क्रम में। सरणी क्रम का फॉर्मूला क्या होता है? R = R1 + R2 जितना हम लोग जोड़ सकते हैं। तो अगर प्रतिरोध का हमको मान बढ़ाना होगा तो हम किस सरणी में जोड़ेंगे? इसको सीरीज में जोड़ेंगे, यानी कि सरणी क्रम में जोड़ेंगे। अगर उसका मान हम लोग घटाने के लिए पूछा जाए तो हम लोग किस क्रम में जोड़ेंगे? उसको समांतर क्रम में। बट यहाँ 14 का आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 15। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है क्या है? यानी विद्युत चुम्बक जो होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए हम लोग किस छड़ का उपयोग करते हैं, किस रॉड का हम लोग इस्तेमाल करते हैं? तो विद्युत चुम्बक बनाने के लिए हम लोग नरम लोहा की इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं? नरम लोहा की इस्तेमाल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 कि उच्चतर ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है? यानी कि हायर टेम्परेचर पर कौन सी प्रक्रिया जो है प्रोसेस कंप्लीट कराई जाती है? तो नाभिकीय विखंडन की जो प्रक्रिया है उसको जो है हायर टेम्परेचर में कराई जाती है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा गया है कि सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदलने वाली एपरेटस यानी कि जुक्ति का नाम क्या है? यानी कि कौन सा जुक्ति है जो सौर ऊर्जा को सीधा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत में कन्वर्ट कर देती है? तो वो क्या है? सौर सेल। क्या है? सौर सेल जो होती है सौर ऊर्जा को सीधे किसमें? इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट कर देती है। क्वेश्चन नंबर 18 कि पवन विद्युत जनयंत्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो जो हम लोगों का वाइंड होती है, वाइंड इलेक्ट्रिक जनरेटर होती है, उसको चलाने के लिए पवन की चाल कितनी होनी चाहिए? तो पवन की चाल जो होनी चाहिए वो 15 किलोमीटर/आवर से ज़्यादा होनी चाहिए, या उतना हो रहेगा तो भी चलेगा। इसका मिनिमम स्पीड कितना है? 15 किलोमीटर/आवर। तो यहाँ कोई भी ऑप्शन नहीं दिया 15 किलोमीटर/आवर, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्लियर हो गया आपको क्वेश्चन नंबर 18। अगर यहाँ पर कुछ दिया रहा था तो फिर सी नंबर आंसर होता, क्योंकि उसके नज़दीक था वो। सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? तो सेल का विद्युत वाहक बल क्या है? इसको आप क्वेश्चन को आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो सेल का जो विद्युत वाहक बल होती है यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होती है, क्या होती है? सेल द्वारा इकाई आवेश पर लगाए गए बल को ही हम लोग सेल का विद्युत वाहक बल कहते हैं। अब हम लोग बढ़ते आगे और क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं।
अभी तक अगर सेशन में आप बने हुए हैं तो सेशन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिएगा, और ये सेशन कैसा लग रहा है इसका फीडबैक आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देंगे। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा गया है कि घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो हम लोग जानते हैं करंट जो होती है दो प्रकार की होती है, एक एसी अल्टरनेटिव करंट और दूसरा डीसी। तो जो हम लोगों का घर होती है उसमें कौन सा डोमेस्टिक सर्किट में कौन सा करंट का इस्तेमाल होती है, तो डोमेस्टिक सर्किट में जो है अल्टरनेटिव करंट यानी कि प्रत्यावर्ती धारा का उपयोग होता है। चलिए इस सेशन में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 तक ही देख पाए। नेक्स्ट जो वीडियो अपलोड करेंगे उसमें आप 21 से लेकर के 40, और हमको लगता है कि 20-20 मिनट का वीडियो लंबा हो जाएगा, तो 10 मिनट का वीडियो में आपको 20-20 क्वेश्चन करके हम लोग कंप्लीट कराएंगे और सारे सब्जेक्ट को आपको कंप्लीट हो जाएगा यहाँ से। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द सेशन। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।